डिप्लोमेसी में इतने सॉफ्ट तरीके से प्रश्न क्यों, मतलब प्रतिक्रिया क्यों रखी जाती है? क्या होती है असल में देखिए, ये? इसका इतिहास आप देखेंगे तो पहले जो 200-300 साल पहले से जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस शुरू हुई है, तो उसमें ये होता था कि चूंकि आप एक दूसरे देश के सॉवरेन से, रूलर हो, किंग हो, मोनार्क हो, उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ को एक लिमिट में ही वो करते हैं। उनके अंदर ही ऐसी वोकेबलरी बन गई है कि आप अगर सॉफ्ट कहेंगे तो वो वहाँ पर मैसेज चला जाएगा। बहुत क्लियर। तो फिर ये बताइए कि ये जो घटनाएं सुनने को मिली, इसमें ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय क्रू जिन जहाजों पे था उन पर हमले हुए? आप अगर एमडी सिदाबलो की बात कर रहे हैं जी, ओके, ये तो एक प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात हो गई, बिकॉज मेरे को ये नहीं समझ आता, एंड आई स्ट्रांगली कंडेम द यूएस फोर्सेस, एंड आई यू कैन टेक मी ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज एक टाइम था जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कुछ बोलता था तो पूरा ग्लोब हिलता था। अब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं सर, नहीं अलग तरीके अब उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है। लेकिन ये ऑल इंडियन क्रू जहाज थे। ये वो वाली बात है कि जब आपको पता है कि दुनिया में 100% आपके मरीनर्स नहीं है, 100% तो आपके नहीं है, लेकिन बैक टू बैक 3 दिन घटना होती है, तीनों दिन आप ही के मरीनर्स हैं। नहीं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रांग। देखिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। बीते कुछ दिनों से लगातार एक चर्चा 3 भारतीयों के जहाज पर मरने से मारने वाले तक की चर्चा। मारने वाला आखिर अमेरिका, मारने वाला आखिर ईरान, विश्व व्यवस्था, या फिर भारत सरकार के द्वारा दी गई कम प्रतिक्रिया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बीते कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। कंटेक्स्ट के लिए बता दूं कि 3 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल रहे थे। कहा गया कि उन पर भारत के झंडे नहीं थे, यानी फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस में उन्होंने कहीं और के झंडे लगाए हुए थे। उनमें से एक जहाज सेंट बेलो, जिस पर लगभग 24 लोग सवार थे, उनमें से 3 लोग अमेरिका द्वारा दागी गई हेलफायर मिसाइल से निशाना हो जाते हैं। भारत में मांग उठती है शहीद होने की, आरोप लगते हैं अमेरिका पर कि इन्होंने मार दिया। भारत सरकार की सांत्वनाएं आ जाती हैं, लेकिन सवाल सबके जहन में सिर्फ इतना कि हमने जब कुछ किया नहीं तो ये हमारे ऊपर नुकसान क्यों पहुंचा। ये चर्चा बड़ी होती जाती है, प्रतिक्रियाएं आती है कि भारत आफ्टर ऑल कब बोलेगा। भारत कब बोलेगा से सवाल था कि भारत की प्रतिक्रिया जब विदेश मंत्रालय की तरफ से आती है तो वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कहीं ग्लास टूट गया हो और आपने बस ऐसे ही कह दिया, आई एम सो सॉरी, टूट गया तुम्हारा ग्लास। विदेश मंत्री का बयान आता है, विदेश मंत्री के बयान पर टिप्पणी आती है, वो कहते हैं कि इट इज नॉट जस्टिफाइड। मैंने मार्को रूबियो से बात की और कह दिया कि इट इज नॉट जस्टिफाइड। मार्को रूबियो कुछ ही मिनट बिताते हैं, स्टेटमेंट अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डालते हैं और एक ही लाइन लिख देते हैं कि अगर हमारे नियमों की अवहेलना हुई तो होगा वही जो हुआ। मतलब सीधा सा साफ था कि अमेरिका ने हमारी वहां भी नहीं रखी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत की प्रतिक्रिया इतनी कमजोर क्यों, और इसी को आज के सत्र में डिस्कस करने के लिए हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं, खास हैं, जो इसी विषय के हिसाब से हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की चाहत रखी। एक है हमारे साथ पूर्व राजदूत जेके त्रिपाठी जी, सर स्वागत है आपका। और एक है हमारे साथ कैप्टन पुनीत मल्होत्रा जी, स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन योर शो। कंटेक्स्ट आपको स्थापित कर दें कि जिनके बारे में हमने आपसे कहा, कैप्टन साहब आपने 40 से अधिक साल जहाज मैनूवर किया है, चलाया है, पानी के जहाज। इनसे हम समझेंगे कि आफ्टर ऑल पानी के जहाज पर होता क्या है और किस तरह की रिएक्शंस होती हैं। और त्रिपाठी साहब से हम समझेंगे कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया में इतनी मंद प्रतिक्रिया क्यों, जबकि हम लोग अगर गाड़ी गलती से कोई ओवरटेक कर जाए तो भी सम्मानपूर्वक 4 गंदे शब्द यूज कर ही लेते हैं। हमारे भारतीय चले गए और तीव्र निंदा और तीव्र प्रतिक्रिया, भारतीयों को चिढ़ होने लगी इस शब्द से, निंदा करते हैं। तो सर सबसे पहले आप ही का स्वागत और आप ही से सवाल जी, डिप्लोमेसी में इतने सॉफ्ट तरीके से प्रश्न क्यों, मतलब प्रतिक्रिया क्यों रखी जाती है? क्या होती है असल में देखिए, ये? इसका इतिहास आप देखेंगे तो पहले जो 200-300 साल पहले से जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस शुरू हुई है, तो उसमें ये होता था कि चूंकि आप एक दूसरे देश के सॉवरेन से, रूलर हो, किंग हो, मोनार्क हो, उससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ को एक लिमिट में ही वो करते हैं। उनके अंदर ही ऐसी वोकेबलरी बन गई है कि आप अगर सॉफ्ट कहेंगे
तो वो वहाँ पर मैसेज चला जाएगा। तो यही चीज़ अब आजकल के ज़माने में भी है कि डिप्लोमेसी में कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं कही जाती। मैं आपको बताऊं, एक बड़ी ताज्जुब की बात है, आपने सुना होगा कि मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद कहा जाता है कि वी वर एबल टू आइडेंटिफाई द इश्यूज ऑफ डिसकंटेंट। हम असहमति के मुद्दों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद में स्टेटमेंट जारी किया जाता है। इसका साफ मतलब होता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वार्ता एकदम 100% असफल रही है। लेकिन हम ये नहीं कहते डिप्लोमेसी में कोई चीज़ असफल रही है, कोई वार्ता असफल रही है। डिप्लोमेसी में किसी को धमकाना हो, हाँ, तो कैसे तो धमकाते हैं? आप यही कहते हैं कि हम इस बात की सख्त निंदा करते हैं और हम आपको ये कहते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, और कई केसेस में यहाँ तक कह देते हैं कि अगर इसको रिपीट किया गया, पुनरावृत्ति हुई, तो इसके परिणाम होंगे। मतलब ये अच्छे होंगे बुरे होंगे ये नहीं कहते। ठीक है, मतलब अगर आपको बहुत बहुत गुस्सा आ रखा है तो आप कहेंगे कि हम निंदा करते हैं। हाँ, निंदा करते हैं, हम ये कहते हैं कि ये आपका जस्टिफाइड नहीं हो, ये इसके परिणाम होंगे। मतलब आप counter कॉलर question- पकड़ने वाली बात नहीं करते हो। ठीक है, ठीक है। वो बहुत ही वो चीज़ होती है। तो वर्तमान जो सरकार है ना, ये जब भारत में आतंकी हमले होते थे पाक प्रायोजित, तब इस बात की, जब ये विपक्ष में हुआ करते थे तब चर्चा करते थे कि डोजियर खेलना है। ये क्या मतलब हुआ, उठाइए और जाकर ठोक दीजिए। इस तरह की चर्चाएं मीडिया में बहुत चलती थी कि बातों में उन्होंने हमें डोजियर सौंपा, वो हमें डोजियर सौंपते हैं। हाँ, देखिए वो सब होता है, लेकिन अब पहले और अब के फ़र्क ये डिप्लोमेसी में आ गया कि अब की डिप्लोमेसी जो है डायरेक्ट पियर्सिंग होती है, जो जिसको आप कहते हैं ना ऑफेंसिव डिफेंस। पिछले कुछ सरकारों में ऐसा नहीं था, मतलब कहते थे पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान कहता था ये हमारा है मकबूजा कश्मीर जिसको वो कहते हैं, हमारे JN को। हम कहते नहीं भाई वो आपका नहीं, वो हमारा है। अब पाकिस्तान कहता है वो हमारा, हम कहते नहीं वो तो हमारा है ही, वो जो आपने कब्जे में किया वो भी हमारा है। और आप अपने घर में देखिए, आपके बलूचिस्तान में, आपके खैबर पख्तूनख्वा में आपके क्या हो रहा है। तो अब वो स्थिति बदली है। यही कारण है कि आपसे सवाल जो हम समझना चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान के भाषा में आप बात करते हैं तब तो कहते हैं कि इन्हें डोजियर सौंपो मत, इन्हें सीधा ठोको। वहीं बात जब अमेरिका के लिए निकल कर आती है तो डिप्लोमेसी में शब्द इतने सलीकेदार हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री की वॉल पर तमाम प्रकार की तस्वीरें तो आई, लेकिन 3 भारतीयों की जान जाने पर श्रद्धांजलि नहीं आई। देखिए सरकारें कभी नहीं कहती कि इनको ऐसे ठोक दो या इनके ऊपर हमला कर दो। सरकारें कभी नहीं कहेंगी, विपक्ष हमेशा कहेगा, चाहे विपक्ष आज का विपक्ष हो, चाहे 10 साल 15 साल पहले का विपक्ष हो। अमेरिका के 2 पायलट्स को अपाचे हेलीकॉप्टर के शूट करने के बाद जब उनकी जान बच भी जाती है तो अमेरिका कहता है कि मेरे 2 पायलट्स मारे जाते। अब चूंकि समझौता अपनी जगह है, लेकिन देश के लिए जरूरी है कि हम ईरान के ऊपर गोला डालेंगे, और गोला डाल दिया। दुनिया भर के देश, और हम बात कर रहे हैं चलो इन पावरफुल कंट्रीज की, एक बार के लिए हटा भी दें तो इटली के मराइन्स का जो मामला है, वो अपने पायलट्स को यहाँ से ले जाने के लिए, जो शिप कैप्टन्स थे उनको ले जाने के लिए उन्होंने भारत के साथ संबंधों तक को स्टेक पे रख दिया कि नहीं हमारे लोग अपने हैं। देखिए होता है, लेकिन अब इसमें यह भी फ़र्क है कि आपके संबंध किसी पर्टिकुलर देश के साथ कैसे हैं, किस स्टेचर पे हैं, किस स्टेज पे हैं। अगर आपके संबंध बहुत ख़राब, बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको याद होगा कि अभिनंदन जब वहाँ वो किया था तो हमने काफ़ी प्रेशर डाला था। लेकिन अगर आपके संबंध किसी देश के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं और वाइडर कैनवस में आपके ट्रेड रिलेशंस, आपके डिफेंस रिलेशंस, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस काफ़ी बड़े कैनवस में हैं, तो उसमें आप फिर वो ठोको वाली बात नहीं करते। ठीक है, मतलब आपके आर्थिक हित जब आड़े आ जाते हैं तब आप अपने देश के नागरिकों की कीमत लगाने लगते हैं। आसान भाषा में आप नहीं बोल सकते, हम लोग जो सोच सकते हैं आम नागरिक की तरह वो बोलते हैं। आपके डिप्लोमेटिक शब्दों और आपके पास उतनी ताकत होनी चाहिए। दिस इज द ट्रू पॉइंट। इसीलिए अब मैं आप पर आ रहा हूँ सर। जब देश भर के, मतलब अभी आपसे जब बिहाइंड द सीन चर्चा हो रही थी कि आज दुनिया में जितने जहाज चल रहे हैं उसको चलाने वालों में भारतीयों का नंबर सबसे ऊपर आ गया है। मतलब जहाज किसी भी देश का हो, चलाने वाले मैक्सिमम लोग अब भारतीय हैं। लाखों की संख्या में मर्चेंट नेवीज में लोग काम कर रहे हैं।
सर इन लोगों के बीच में किस देश की रेपुटेशन सबसे ऊपर है कि यार जहाज पर झंडा इस देश का लगा हो, या कंपनी इस देश की हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा? देखिए ये सब टनेज पे होता है, व्हाट वी कॉल फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस। जहां तक फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस की बात आती है, लाइबेरिया, पैनामेनियन, मार्शल आइलैंड्स, ये ज़्यादा ओनर्स, ये क्या होता है कि ओनर जो है वो कौन से फ्लैग स्टेट को अपने उसमें लेना चाहेगा, या किस फ्लैग स्टेट की फ्लीट में जाना चाहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट सर्वे होते हैं, चाहे मार्शल आइलैंड हो, पैनामेनियन हो, लाइबेरियन हो। जहाँ तक लाइबेरियन और मार्शल आइलैंड फ्लैग्स हैं, उनकी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। पैनामेनियन का आई वुड से नॉट सो, इतना अच्छा नहीं है। तो ये क्या होता है, ये दिस इज डिसाइडेड बाय द ओनर ऑफ द वेसल। जो जहाज का ओनर होता है वो डिसाइड करता है कि यार मेरे को मेरा जहाज इस फ्लैग में रजिस्टर कराना है, दैट इज ओके। और जैसे जैसे जिस फ्लैग स्टेट की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उसकी फ्लीट भी बढ़ती है, और फ्लीट बढ़ती है तो ऑब्वियसली मोर द मेरियर। सर मैंने कुछ डेटा पढ़े थे, आज दुनिया का इतना ट्रेड, मतलब अगर हम बात करें कमर्शियल ट्रेड्स में तो 90% से ऊपर पानी के थ्रू ही हो रहा है। ऐसे में जब हम और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस, हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये वो व्यवस्था है जिसमें जहाज कहीं का भी हो, मालिक कहीं का भी हो, लेकिन अपने जहाज पर झंडा उस देश का लगाता है कि चलो उसको बोलते हैं फ्लैग स्टेट। फ्लैग स्टेट की तो भाई क्या होता है, मैं सॉरी टू please. इंटरजेक्ट यू, क्या होता है कि फ्रॉम द हायरार्की पॉइंट ऑफ व्यू, एक होती है आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, विच उसके नीचे आती है फ्लैग स्टेट। मतलब flag state is responsible to the IMO for the safety well-being of their ships. उसके नीचे फिर आती है क्लासिफिकेशन सोसाइटी, कि भाई कौन सी क्लास, इंडियन क्लास, DNV, ब्यूरो वेरिटा, क्लासेस होती हैं कि उसके क्लास के हिसाब से सेफ्टी स्टैंडर्ड को मतलब नॉमिनेट किया जाता है या उसकी कंप्लायंस की जाती है। तो IMO, फ्लैग स्टेट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटी, उसके बाद आता है ओनर। तो ये हायरार्की के बाद, उसके बाद आता है फिर मैनेजर, उसके बाद आता है आपका ऑपरेटर, चार्टर, उसके बाद आता है आपका कैप्टन एंड द क्रू। और जहां आपने बोला इंडियन मैरिनर्स, यस, इन लास्ट 4 to 5 decades from the time at least I had been serving, we have shown the world, as far as the Indian mariners are concerned, that we were the cheapest, but we were the best. But today, we are the best and we are also affordable. जो हमारी level of competence होती है इंडियन मैरिनर की, it has excelled even the Germans. I've sailed with the Germans, I've sailed with the Norwegians and all that. There was a time when the Norwegian and Germans used to say, yes, we are the pioneers. Yes, they are maybe the Vikings or the pioneers. But today we excel the market. इसीलिए आज की डेट में करीब 13 से 14 लाख के करीब मैरिनर्स जो पूरे वर्ल्ड की शिपिंग में हैं, वो उनमें से इंडियंस ज़्यादा होते हैं। मेरा मूल सवाल यही है कि जो मैरिनर्स हैं उनमें फ्लैग स्टेट को लेकर के कुछ, जैसे ऐसे इसको आसान करते हैं क्योंकि ऑडियंस के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है तो झंडा पकड़ रखा है भारत का, इसका मतलब आप भारतीय हैं। मैरिनर्स को पता होता है कि झंडा पनामा का है लेकिन जहाज पनामा का नहीं है। Am I right? Yeah. जहाज पर झंडा मार्शल का है लेकिन मार्शल का ये जहाज है नहीं। मतलब मार्शल का ओनर नहीं है, मार्शल हैज अ फ्लैग स्टेट ऑन दैट, बट इट इज वेरी मच सिंपल कि आपके पास गाड़ी है, गाड़ी के मालिक आप हैं, रजिस्ट्रेशन आपने अरुणाचल प्रदेश से कराया, सस्ता पड़ता है। करेक्ट, ठीक है, ठीक कह रहे हैं। मैंने जब डीप रिसर्च की इसके बारे में तो पता चला कि फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस उस देश के पास पहुंचता है सामान्यतया जिस देश के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत आसान है। मतलब पनामा के बारे में मैं ये तक जानकारी, पलाऊ के बारे में ये जानकारी निकाल रहा था कि वहाँ टेलीफोनिक तरीके से भी रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, बोले हाँ भी देते हैं, रुकिए। तो 17,000 की आबादी वाला एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड में, ओशन में डला हुआ देश है, लेकिन उसने 15% दुनिया का ट्रेड अपने झंडों में करा रखा है। वो इसीलिए होता है, इसीलिए मैंने कहा द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फ्लैग स्टेट लाइज अपॉन द परफॉर्मेंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, कोलिजन्स एंड डिजास्टर्स। उस हिसाब से पनामा डज नॉट स्टैंड when you talk about Marshall Islands, even the British, मैंने British flag state पे भी सेल किया, they have also become flag of convenience, but उसके जहाज बहुत कम हैं। India is not yet flag of convenience. Indian जहाज का जो Indian flag है, it is not yet flag of convenience. But British का सेल किया है मैंने, और काफ़ी यूरोपियन
फ्लैग स्टेट पे सेल किया है, दे हैव एंडोर्स्ड। अब जैसे ब्रिटिश फ्लैग स्टेट का जहाज है, उसमें मैं इंडियन लाइसेंस होल्डर हूँ, आई हैव सेल्ड, आई हैव कमांडेड दोज शिप्स। तो उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स होते हैं वो थोड़ा हायर लेवल पे होते हैं, उसके हिसाब से उनकी क्रेडिबिलिटी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर इस बढ़ती है सवाल को, घटती है। कुछ वीडियोस इस तरह के सोशल मीडिया पर तैरने लगे जिसमें जो जहाज को चलाने वाला क्रू है, जब वो क्रू मदद मांग रहा है तो भारतीयों ने इसको बड़ा ही सेंटिमेंटल तरीके से लिया। मतलब सेंटिमेंट्स इतने हाई थे कि यार ये पानी के बीच में अबंडन है, मतलब इनको कोई संभालने वाला नहीं है, बस ये यार बार बार बोल रहे हैं कि वी आर इंडियन क्रू, हमें हेल्प पहुंचाइए। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट है, ये प्रक्रिया मैं समझूंगा, आपसे एक अलग रिकॉर्डिंग हम करेंगे आपके साथ चर्चा में, लेकिन मेरा कंसर्न सवाल का यही है कि आप इंडियन क्रू हैं, अलग ट्रीटमेंट है, आपका फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस यानी जहाज पर लगा झंडा किसका है उसका एक अलग कन्वीनियंस है, ओनर कौन है उसका एक अलग कन्वीनियंस है। मैं ये इसलिए बात पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आपके क्रू में स्टाफ चाइनीज है, आपके क्रू में स्टाफ जर्मन है, आपको तब ज्यादा चैलेंजेस देखने पड़ रहे हैं, या फिर ऑनर आपका चाइनीज है या यूरोपियन है या इंडियन है? मतलब जहाज को जब रन किया जाता है ना, जब जहाज सेल कर रहा होता है, तो एज ए कैप्टन आपको क्या जानकारी होती है? क्या आपको ये सारी जानकारियां होती हैं? मैं कौन आपको मालिक है, इसका कौन क्या है? बैकग्राउंड जी, बताता हूँ। जी प्लीज। There is something known as what we have on board is GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System. Now, in case of any distress, there are lots of, जैसे आपके emergency calls होती है ना, emergency switches are posted. तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं कप्तान हूँ, मेरे को पता लगा कि कुछ हो गया, कुछ एक्सप्लोजन हो गया, that I find that there is not much time left. I have a satellite communication through satellite C or satellite A and B, Satcom K. I can use that, but the best and easiest thing, when I knew that this is the last leg I have, I don't think before I could call for the lifeboat stations for the people for evacuation, I pushed that. Now, उससे क्या होता है, वो जाता है आपके MRCC, Marine Rescue Coordination Center. उसका जो हेड ऑफिस होता था, अभी भी है, स्टावेंगर, नॉर्वे में होता है। उसकी जो सब्सिडरीज ऑफिस है वो नियरेस्ट CRS कोस्टल रेडियो स्टेशन के पे होते हैं। MRCC जब मैं वो पुश करता हूँ, मरीन रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो डायरेक्टली रिले जाते हैं, ये सैटेलाइट से जाता है। RCC रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर, रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर फिर मोबिलाइज करता है। अब इसमें जो आपने कहा कि कौन सा ओनर है, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। तो फिर क्यों आपको मैं वही बता बाहर आते हैं? वही बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ द रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। मैंने फर्ज करिए पुश कर दिया इमरजेंसी बटन कि भाई डिस्ट्रेस का एक बटन होता है GMT, ब्रिज पे जैसे कॉकपिट बोलते हैं हवाई जहाज की, तो वी कॉल ब्रिज पे काफी जगह लगा होता है, इवन GMT स्टेशन काफी जगह। उसको एक रीजन होता है, तभी करना पड़ता है, ये नहीं कि किसी ने भी लगा दिया, नो, दैट्स एन ऑफेंस। तो जैसे पुश्ड, इट ट्रिगर्स द अलार्म थ्रू ऑल द थिंग्स। मींस if I have pushed the distress button, means I did not have enough time to call on radio, VHF or radio frequency, RT. तो ये GMD सिस्टम में सारे प्रोविजन होते हैं। अगर मेरे को लगता है कि आई नीड मोर टाइम फॉर असेसमेंट, यस, मेरे जहाज को डैमेज हुआ तो मैं SOS की तरह से एक भेज सकता हूँ। नहीं तो SOS का जो साइन होता है, हम बोलते हैं VHF पे मेडे मेडे मेडे। मेडे मीन्स इट्स अ कॉल, समथिंग लाइक आई एम सिंकिंग। तो ये बात से मैं मतलब इत्तेफाक नहीं रखूंगा अंकित जी, बिकॉज ये इसमें कोई डिस्पैरिटी नहीं होती कि चाइनीज जहाज है, चाइनीज ओनर है, फ्लैग कौन सा है, इसमें कुछ डिस्पैरिटी। मैंने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स देखी और कुछ इस तरह की चर्चाएं, वो RCC पे डिपेंड करता है, RCC की एफिशिएंसी। देखिए, जैसे मैं दोबारा बोल रहा हूं कि मैंने डिस्ट्रेस अलर्ट इनिशिएट किया, goes through satellite, goes through MRCC, Marine Rescue Coordination Center, goes to RCC Rescue Coordination Center. अब Rescue Coordination Center फर्ज करो मेरा नाइजीरिया के पास है, मैं नाइजीरिया के पास हुआ, वहां पे उनके पास मीन्स इतने नहीं है, probably they are not so well equipped, तो वहां देरी लग सकती है। अगर यही इंडियन कोस्ट पे है, इंस्पायर करके एक रिपोर्ट होती है, हम भेजते हैं, they will be very fast. Indian Coast Guard is now doing excellent job. Same thing if it happens in European country or Singapore, they are very quick. ठीक है, तो इसमें ये नहीं देखते कि कौन सा जहाज है नेशनल, कोई वो नहीं देखते। बहुत क्लियर। तो फिर ये बताइए कि ये जो घटनाएं सुनने को मिली, इसमें ऐसा क्यों हुआ कि भारतीय क्रू जिन जहाजों पे था उन पर हमले हुए? आप अगर MT सेटअप वालों की बात कर रहे हैं जी, ओके, ये तो एक प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात हो गई, बिकॉज मेरे को ये नहीं समझ आता, एंड आई स्ट्रांगली कंडेम
the US forces, and you can take me on record, because how can you target a vessel which has got all the clearances? जैसे आप पोर्ट ऑफ डिपार्चर से निकलते हैं, अब इनका जो पोर्ट ऑफ ओरिजिन था मेरे ख्याल से ईरान में था, तो क्या होता है, यू हैव टू ऑब्टेन पोर्ट क्लियरेंस. पोर्ट क्लियरेंस उसके पास है, यानी द शिप हैज पेड ऑल द ड्यूज फॉर एनीथिंग, हैज नो लीन, द पोर्ट हैज नो लीन ऑन दिस, एंड शी कैन नाउ प्रोसीड ऑन हर राउट फॉर एन इनोसेंट पैसेज से लेके टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन. अब वो वहां से जा रहा था. अब हॉर्मुज स्ट्रेट का एक अलग चैप्टर आ जाता है, वहां हम देख चुके हैं और मैं भी बहुत चैनल पे बोल चुका हूं कि ईरान वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ऑन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज. अब अगर ईरान ने वहां से क्लियरेंस दे दी, द वेसल इफ शी वाज हिट समवेयर बिटवीन आफ्टर डिपार्चर ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से लेके गल्फ ऑफ ओमान जहां के यूएस नेवी बैठी है, तो उसमें ईरान की कोई गलती नहीं, क्योंकि ईरानियन मिसाइल ने नहीं हिट किया, यूएस मिसाइल ने हिट किया है. और हिट भी कहां किया? इंजन रूम में. Why engine room? Engine room, it's actually, if you visit a big ship's engine room, it's like a big factory. So that is basically to decapacitate her propulsion. ठीक है. उन्होंने कार्गो स्पेसेस पे नहीं मारा. अगर कार्गो स्पेसेस पे मारते तो ह्यूमन लॉसेस हो सकता है, तब भी डिपेंड्स डेक पे कितने लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चांसेस शायद कम होते, क्योंकि इंजन रूम में किया. उसका चीफ इंजीनियर, उसका इंजन रूम फिटर, एंड इट जस्ट सो हैपेंड दैट डेक कैडेट आल्सो वाज प्रॉब्ली देयर. दे माइट हैव बीन वर्किंग, बिकॉज ज्यादातर जहाज यूएमएस क्लास भी होते हैं. तो वो जब मिसाइल हिट की तो दे वर द कैजुअलिटीज. तो दिस वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द यूएस फोर्सेस, व्हिच आई वेरी स्ट्रांगली कंडेम ऑन दैट. लेकिन सर इसमें जो सर आप बात बोल रहे हैं, ईरान से सेल करना शुरू किया, जहाज निकल कर शुरू हुआ. ईरान से तो अमेरिका ने पहले ही ये मना किया हुआ है कि इस तरफ से आप जहाज लेके निकलेंगे ही नहीं. ईरान से अगर कोई भी जहाज निकल रहा है तो मैंने ब्लॉकेड किया हुआ है. तो क्या ये जानबूझकर उकसावे के लिए जहाज निकल गया था? अब ये तो पता नहीं, ये तो जहाज के कैप्टन या जहाज के ऑपरेटर्स जाने की क्या करने के लिए निकला था. लेकिन कुछ जहाज़ों ने कोशिश की इसको वो करने की, बाईपास करने की इस सैंक्शन को. लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि देखिए जो तो मैन मेड चैनल्स हैं, मैन मेड वाटरवेज हैं, उनमें तो आर्टिफिशियल वाटरवेज में उनकी कंट्री का, जिन कंट्री से वो होते हैं, जैसे इजिप्ट का स्वेज पे और पनामा का उस पर हक होता है. लेकिन जो नेचुरल वाटरवेज हैं, मलाक्का हुआ, बाबलंदब हुआ, ये आपका हॉर्मुज हुआ, ये नेचुरल वाटरवेज हैं. तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, ये यूएन लॉ ऑफ सीज के हिसाब से, इन पे किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं हो सकता, टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर कंट्रीज. तो ईरान ने, अमेरिका ने, जिसने भी किया, जिसने भी इसको बंद किया, उसकी गलती, वो तो साफ साफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन. ठीक है. एक तरफ यहाँ मैं एक छोटी चीज ऐड करना चाहूंगा. देखिए सर ने बहुत सही कहा, अंडर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन लॉज ऑफ सीज, उसमें क्या होता है, देयर इज समथिंग नोन एज टेरिटोरियल सी, व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द शोर अंटिल 12 नॉटिकल माइल्स. अब अगर हम देखा जाए, हम जो देखते हैं, जो विड्थ ऑफ द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है वो अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 22 से 24 नॉटिकल माइल, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 और किलोमीटर होगी अप्रॉक्सीमेटली. नाउ जहां तक यूएन क्लॉज आता है सिग्नेटरी, ना तो ईरान उसका सिग्नेटरी है, ना यूएस. ये मजे की बात है. सो if Iranians are defying the UN clause, I can understand the logic behind it. US is also not a signatory to UN clause. So why is it so? So agar US has not been a signatory to the UN clause, then how come they can dictate this to Iran? Iran probably, जो मेरे को समझ में आता है, might have construed this कि भैया अगर 12 नॉटिकल माइल है, क्योंकि टेरिटोरियल सी आता है, उसके बाद EEZ आता है, उसके बाद कॉन्टिगुअस जोन आता है. कॉन्टिगुअस जोन गोज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. ठीक है. EEZ इज आपकी इकोनॉमिक जोन में आता है, एक्सक्लूसिव. हाँ. तो अब क्या है कि जहां तक ईरान की बात आती है, ये मेरे को नहीं लगता ये मामला सॉल्व होगा. जैसे आज MOU की बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि दिस इज a money making thing for Iran. Iran is not going to leave Straits of Hormuz. क्योंकि चाहे वो कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं, उस समय ये खबर भी बहुत चल रही है
कि अमेरिका और ईरान ने एग्रीमेंट साइन कर लिया और 19 तारीख को ये लोग स्विट्जरलैंड में मिल करके इस पे फाइनल नेगोशिएशन कर लेंगे। लेकिन मुझे भी इसमें बहुत कम उम्मीदें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इजराइल का कोई ना कोई एंगल ऐसा जरूर निकल कर आ जाएगा कि वो इस चीज़ में कहीं ना कहीं भांजी मार देगा। बट एनीवे, अमेरिका ईरान के बीच जो चल रहा है ये तो बहुत दिनों से डिस्कशन का पार्ट है। लेकिन मैं जहाँ तक आज के इस सत्र में चर्चा को केंद्रित करना चाहता हूँ वो इस बात पर कि भारत की प्रतिक्रिया कमज़ोर क्यों? ये प्रतिक्रिया कमज़ोर है भी या नहीं है? सर की भाषा में अगर शब्द यूज़ कर लिया गया निंदा, इसका मतलब कड़ी प्रतिक्रिया है। आपकी भाषा में, आप यूज़र हैं, आप कहते हैं कि नहीं, रेस्पॉन्सेज ऐसे ही मिलते हैं कि भाई आपने कहा कि रेस्क्यू के लिए ज़रूरत है, सामने वाले ने रेस्क्यू भेज दिया, रेस्पॉन्सेज ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस केस में जैसे आप सेटाबेलो की बात करें, उससे पहले 2 जहाज़ों का और हुआ। यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने जिक्र किया, एक मैवरिक्स था, एक जलवीर था, ये 2 और थे। हाँ, यूएस हेलीकॉप्टर वाज शॉट डाउन, दे इमीडिएटली अटैक्ड ईरान। हमारे को भी ऐसी डिफेंसिवली ऑफेंसिव पॉलिसी चाहिए। स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड। तो वी ऑल्सो नीड एन ऑफेंसिव पॉलिसी, जहां मेरा मत यह है कि हमारे को कुछ ज्यादा करना चाहिए। हमारे जो एक 3 नाविक मारे गए, इट इज टेरेबल, इट्स डिजास्टर्स। मतलब हमारी पूरी मैरीटाइम इंडस्ट्री में आज बहुत बड़ा शौक मनाया जा रहा है इन 3 लोगों के लिए। मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था कि जो मरीन के आपके जो परिवार हैं वो किस तरह से इसे देखते हैं। बिकॉज क्या होता है, आप उस छत्र छाया में काम करना चाहते हैं, जैसे कंपनीज में होता है ना कि आप किस कंपनी में काम करना चाहते हो, तो आप बताते हो कि वो कंपनी जो लास्ट तक मेरे लिए लड़ेगी, मेरे राइट्स के लिए बात करेगी। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने देश के नागरिकों को दुनिया भर के जहाज चलाते हुए देखते हैं तो उनके अंदर क्या भावना होती है कि यार मेरा ओनर अगर वो रहा होता तो मैं बचा रहता। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, इसमें द आउंस लाइज ऑन बोथ द साइड्स। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे और एक मास्टर मीन्स कैप्टन। देयर इज समथिंग नोन एज व्हाट वी हैव इज मास्टर्स ओवरराइडिंग अथॉरिटी। मतलब अगर मेरे को लग रहा है कि मैं किसी भी डेंजर में जा सकता हूं जहाज पे, तो मेरी पहली ऑब्लिगेशन है टू सेव माई क्रू एंड देयर लाइफ। उसके बाद जहाज एंड प्रॉपर्टी एंड द कार्गो एक्सेट्रा, दे कम सेकंड थर्ड इन दैट रन। ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, हमको ये इसके तथ्य फैक्ट्स नहीं पता। जो अगर हम सेटाबेलो की बात करते हैं उससे पहले कि जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिससे यूएस को पता था, यूएस फोर्सेस को पता था, जब इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस हो रहा था बिटवीन द अमंग द शिप, बिकॉज एएस वाज नॉट ऑफ, दे न्यू दैट दिस इज एमटी सेटाबेलो, शी हैड अ पोर्ट ऑफ ओरिजिन इन ईरान and she's bound to so and so destination. Number of what you call mariners, including master की nationality भी होती है कि कप्तान की nationality क्या है, crew की nationality क्या है, कितने total crew हैं। मैं यही जानना चाह रहा हूँ, क्या यही कारण तो नहीं था कि चलो ये हो सकता है, ये चलो मार दो, कुछ नहीं कहेंगे। ये हो सकता है, because India so far has been taken as a soft state, what I understand. But yes, This has to मैं बार-बार आपसे जो सवाल कर रहा हूँ ना, जिसका आप जवाब कहीं और से देने की प्रयास में है, मैं बार-बार सवाल यही कर रहा हूँ कि क्रू के बारे में पता होता है। हाँ। AIS में जानकारी आप जो बता रहे हैं कि आपके फीड से सबको पता रहता है, अमेरिका को पता है कि इस जहाज में क्रू कौन सा है। लेकिन मुझे, जैसे पुलिसिया भाषा में हम कई बार बोलते हैं इस बात को कि अगर कहीं पर आपको अधिकारी नियुक्त किया गया है तो अपराधियों के बीच में डर पैदा करने के लिए आपने किसी अपराधी को बढ़िया से तोड़ दिया, बढ़िया से पीट दिया, कहते हैं कौवा टांग दिया, कौवा मार के टांग दिया, तो बाकी अपराधियों में डर बैठ गया कि साहब बहुत सख्त हैं, ऐसे अगर हरकत की तो ये यही करेंगे। तो अमेरिका ने क्या ये सेलेक्टिवली चूज किया था कि इंडियंस हैं तो इस जहाज पर चलो वेलफायर डाल दे, मेरे को लगता है वेलफायर डाल दे। मेरे को लगता है मैं यही सवाल करना चाह रहा हूं क्योंकि नहीं, मैं आपको उसका बिहाइंड दैट रीजन भी बताना चाह रहा था कि क्यों। मेरा शुरू से यही मत था कि ये डेलिबरेट अटैक है। हाँ, ये डेलिबरेट अटैक है जो यूएस फोर्सेस। अब एक बात बताइए, उसी रास्ते से चाइनीज जहाज भी निकलते हैं, उसी रास्ते से सिंगापुरियन नेशनल जहाज भी निकलते हैं जहां सिंगापुर फ्लैग होता है, और भी नेशनल्स होते हैं, उनको क्यों नहीं मारा? क्योंकि आपने बताया कि कैप्टन यानी मास्टर के बारे में पता होता है कि ये यहाँ का नेशनल है। नहीं, उसमें क्या होता है कि जैसे इसीलिए मैं आपको क्यों प्लीज बताइए, बड़े पर्सपेक्टिव से समझा रहा था। यस, मैं इस बात का आई फुली कॉन्कर विद यू दैट यस, दिस इज अ डेलिबरेट अटैक बाय द यूएस फोर्सेस व्हिच शैल बी वेरी स्ट्रांगली कंडेम्ड। अब दूसरी क्या होती है कि मैं अगर जा रहा हूं और मेरे को पता है कि आगे कुछ डेंजर है, ठीक है, अब आप एक और चीज सुनिए जो कि जहां पे मॉनेटरी चीज भी होती है और बाकी चीजें होती हैं, बट व्हेन वी गेट लाइसेंस वी समथिंग लाइक टेक एन ओथ के मेरे लिए और हमारे लाइफ सबसे ज्यादा मैंने रखती है।
अब अगर मेरे को जहाज मैं ले जा रहा हूं और मेरे को जहाज को डाइवर्ट करना है और मेरे को लगता है कि हाँ यहां जाने से खतरा है मेरी लाइफ और मेरे क्रू की लाइफ को, आई हैव ऑल द रीजंस and I can exercise my master's overriding authority by taking a U-turn and go to a safe haven, maybe towards a port of refuge, for which I don't have to answer anybody as long as I have a valid, justified reason. अब अगर ये जहां तक मुझको लगता है एमटी सेटाबेलो के कैप्टन को पता होती कि भाई ऐसा हो सकता है, तो अगर मैं उनकी जगह होता, मेरे को ये नहीं पता कि एक्चुअली देखिए ये सब हम न्यूज में देख रहे हैं, सो आई विल नॉट कमेंट एनी थिंग ऑन द कैप्टन ऑफ द सेटाबेलो, ही इज लाइक माय ब्रदर। लेकिन अगर मैं उस जगह होता और मेरे को लगता, अब मेरे को पता नहीं उनको क्या हो सकता, क्योंकि वार्निंग्स आती हैं जैसे आपने कहा ना, तो हो सकता है यूएस फोर्सेस या मरीन्स ने कुछ वार्निंग दी हो जिसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है अभी। ठीक है, अगर वार्निंग्स दी हैं और मेरे को मेरा चार्टर जिसका तेल मैं कैरी कर रहा हूं या ओनर कह रहे कि नहीं नहीं कप्तान साहब आप आइए कुछ नहीं होगा, वो उसके बाद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा डिसीजन है वेदर आई वांट टू गो और नो गो। एक्सक्यूज मी, जनरली क्या होता, प्रैक्टिस क्या है कि क्या वार्निंग दी जाती है कि ऐसे केसेस में? दे डू गिव द वार्निंग। नॉर्मली क्या होता है कि दे डू गिव द वार्निंग, दे सेइंग लाइक यू नो सो एंड सो वेसल कॉल साइन सो एंड सो, जो कि एएस में बताया आ जाता है, प्लीज डू नॉट ट्रैवर्स बियॉन्ड दिस पॉइंट, और कुछ वार्निंग होती है। अब ये नहीं पता ये वार्निंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी या नहीं दी गई थी, या इट वाज अ डेलिबरेट अटैक which can also be a possibility विदाउट वार्निंग। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ऐसा है तो एनी सी फेयर, अगर आप मेरी जगह होते सर, आप होते, मेरे को पता है यार यहां जाके ठोक देंगे मेरे को, मैं कहता ठीक है यार मैं ये रुक जाता हूं, टू हेल्प विद द ओनर एंड टू हेल्प विद द चार्टर्स। अब इसमें ना सर एक और कहानी आती है, हाँ जी, कि एक जहाज, दो जहाज, तीन जहाज, बैक टू बैक तीन जहाज। हाँ जी, इसका मतलब ये था कि ये रूट चालू था। देखो ये ऐसी वाली बात है कि मैं किसी हाईवे से निकलता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ खड़ी हुई जनता पत्थर मारती है गाड़ी पे, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कई दिन से मैं निकल रहा हूँ, कोई पत्थर पड़ नहीं रहा, लेकिन मुझे निकलना ज़रूरी है वहाँ से। ये जो आपने कहा मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं कि एक जहाज को हायर इंसेंटिवाइज कर दिया जाए कि यार आप माल लेके आ रहे हो, सस्ता माल है, क्रॉस करो। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि ये पर्टिकुलर जहाज सेटाबेलो वाज कमिंग आफ्टर लोडिंग फ्रॉम इरानियन पोर्ट, हाँ, तो वो डिस्करेज करने के लिए भी। लेकिन सर मैं इसमें ऐड क्या कर रहा हूँ, हाँ, कि 3 दिन, मतलब एक दिन मैरेविक्स जा रहा है, एक सेटाबेलो जा रहा है, एक दिन जलवीर जा रहा है, तीनों एक एक दिन में ये घटनाएं घट रही हैं। ऐसा नहीं था कि अचानक जहाजों ने भरा और निकलना शुरू कर दिया, दैट मीन्स पहले भी जहाज निकल रहे थे, ये प्रैक्टिस चल रही थी, अचानक आता है अमेरिका और गोला मारता है। ऐसा होता है सर, तो मेरे को ये बताइए, मैं पूछ नहीं रहा, मैं इनफैक्ट बता रहा हूँ कि जैसे एमटी सेटाबेलो व्हेन शी एंटर्ड द पर्शियन गल्फ, शी हैड एंटर्ड थ्रू द सेम राउट। अगर अब ये पता नहीं कब एंटर किया, ये सब डेटा नहीं है मेरे पास भी। गल्फ ऑफ ओमान में यूएस नेवी बैठी है। अब अगर मैं ईरानियन पोर्ट में लोड करने जा रहा हूं, मेरा एएस इंटरफेस बता रहा है मैं असुलिया, जैसे असुलिया भी एक पोर्ट है, आपका खर्ग आइलैंड भी एक पोर्ट है, मैं फलानी जगह लोड करने जा रहा हूं, तो उसको वहां क्यों नहीं रोका गया? चलो मान लेते हैं कि एक बार के लिए हॉर्मुज के अंदर ही वो पहले से रुका हुआ। एक और चीज मुझे पता लगी कि 2 चीजें मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। हाँ जी सर, बोलिए। एक तो क्या यही 3 केसेस हुए हैं अभी तक जहां पर अटैक हुआ है शिप्स कैरिंग कार्गो पे, या ज़्यादा हुए हैं? ठीक है, इसी से रिलेटेड ये है कि जैसे आपने कहा कि इंडियन मैरिनर्स ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन मैरिनर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी यही होती है कि जहाँ भी जिसमें शिप पे अटैक होगा इंडियन मैरिनर्स होंगे ही होंगे। ठीक बात है, मतलब ये वो वाला सवाल है कि अगर कहीं गोला गिरे और एक भारतीय मर गया, नहीं, आजकल कॉस्मोपॉलिटन काइंड ऑफ नेचर चला, मल्टीनेशनल क्रू भी होता है, इंडियंस के साथ काफी और नेशनल भी होते हैं। दूसरी चीज़ ये मुझे पता लगा, इन 3 में से मुझे पता नहीं एमटी सेटाबेलो या बोके मरेंगो के साथ, शायद तीसरे के साथ हुआ, कि यूएस ने कहा कि उनके NCAGS नेटो कम्युनिकेशन क्या वो है गाइडेंस सिस्टम, उसके तहत एक जहाज़ जा रहा था, ऊपर से ड्रोन से हमला हुआ। तो उनका कहना है कि जब वो हमारी गाइडेंस में जा रहा था तो हम क्यों हमला करेंगे, उस पर ईरान ने किया है। देखिए इसके और भी सर पहलू होते हैं, आपने बड़ा अच्छा बात बोली। पहली बात तो अभी तक जो मेरी फ्रेटर्निटी में मेरे को पता है रिपोर्टेड केसेस 3 ही हैं, ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड कितने अभी तक नहीं पता चला, सो वी आर टॉकिंग ऑन फैक्ट्स। दूसरा एक और वजह है, देखिए कहीं ना कहीं
देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है, मेरा तो एक अलग मत है। मैं तो सीधा ब्लेटेंटली बोलता हूं, अगर ये वॉर रोकना है तो डोनाल्ड ट्रंप को पागल खाने में, मेंटल असाइलम में डाल दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक बात। पूरा सबसे बड़ी जड़ डोनाल्ड ट्रंप है इस चीज की। अच्छा, दूसरी बात आती है सर, क्या होता है कि अगर मेरे को सेफ पैसेज चाहिए, फर्ज करिए कि मैं एक परसेप्शन दे रहा हूं, ठीक है, जो होती है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहा हूं, ठीक है, मैंने ईरान का टोल टैक्स देना नहीं देना वो भी एक अलग बात है, हो सकता है दिया है नहीं दिया मेरे को नहीं पता, लेट्स से दे दिया, कुछ शिप्स को जाने दिया था। हाँ, exactly. जाने दिया विद परमिशन, टोल टैक्स लिया नहीं लिया उसका नहीं पता। दूसरी चीज क्या होती है, इट्स अ मॉनेटरी, मनी टॉक्स एंड यू नो व्हाट इट इज, कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से मैं निकल आया, ओमान के गल्फ ऑफ ओमान से। नहीं सर, वो TSS, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, जहां माइंस भी लेकी हुई हैं। अब उसमें हो सकता है, क्योंकि माइंस जहां जहां ले हुई हैं, कई बार क्या होता है अंडर वाटर करंट से माइंस इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन जिस बंदे ने या जिस नेवी ने माइंस ले की है उनको अप्रॉक्सीमेट पोजीशन का पता होता है। हो सकता है कि टोल टैक्स के बदले ये बोलते हो कि बिफोर यू एंटर द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज यू टेक Iranian Navy escort for which you have to pay X sum, ठीक है, ये हो सकती है बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं हुई है। तो हो सकता है MT Settebello when she was traversing prior to the Straits of Hormuz might have contacted the Coast Guard of Iranian Navy, Iranian Navy and Coast Guard. They would have said, okay Captain, you come, our Navy will escort you. वो कितना उसका फी होती है दैट इज ऊपर होता है, वो कप्तान को भी नहीं पता होता कितना होती है। अब फर्ज करिए वो यहां से निकल आया, अब इनको पता लगा कि यार यहां पे तो इन्होंने टोल टैक्स के बदले वो एस्कॉर्ट फी दे दी है, ठीक है, क्योंकि जैसे पारेसी एरिया में हम जाते थे वी यूज्ड टू गेट समटाइम्स नेवल एस्कॉर्ट, तो वहां से तो आप निकल आए, अब 135 नॉटिकल माइल नीचे आपकी यूएस नेवी बैठी है, दे आर मॉनिटरिंग कि दिस वेसल हैज बीन एस्कॉर्टेड बाय इरानियन नेवी इफ इट इज सो, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक बात है। उसके बाद ये कहेंगे ठीक है भैया तुम हमारा भी एस्कॉर्ट लो, हो सकता है owner would have refused that, now I'm in an open passage here, I'm not in the critical passage, why should I pay, ये वजह भी हो सकती है, because US is going all guns blazing, because एक टाइम था जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कुछ बोलता था पूरा ग्लोब हिलता था, अब उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं सर, नहीं अलग तरीके से, अब उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो है, अब ईरान जो बोलता है उसकी क्रेडिबिलिटी आज है। तो ये एक हो सकता है केस के जहाज यहां से निकल रहा उसे कहा यार इसने तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज का टोल नहीं तो नेवल एस्कॉर्ट फी दे दी, हम भी कुछ पैसा कमाएंगे, ये ऊपर से आता है, ये नेवल कमांडर डिसाइड नहीं करता। अब वो वाली बात हो गई, इसमें बहुत सारे इफ्स हैं, बहुत सारे बट्स हैं, मतलब इसमें अभी आपके पास कंक्लूसिव कुछ नहीं है, एक ही चीज कंक्लूसिव है कि हमारी प्रतिक्रिया डल क्यों थी। हाँ। और उसके पीछे का जवाब ये आता है कि अगर आपने कहा कि एस्कॉर्ट फीस दे दी हो, ये कयास है, मान लेते हैं ये एक परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये भी है कि ईरान से मना था तो भी तेल लेकर क्यों आ गए, ये भी परसेप्शन है, नहीं पता है कि क्या सब कुछ था। अल्टीमेटली जिसको लेकर हम भारतीय कंसर्न है वो केवल एक ही बात है कि आपको सेलेक्टिवली टारगेट किया गया। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भारत के ही लोग सबसे ज़्यादा अगर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जहाज चला रहे हैं, तो संभव है कि ऐसी दुर्घटनाएं होंगी तो भारतीयों का नंबर आ ही जाएगा। लेकिन ये ऑल इंडियन क्रू जहाज थे। ये वो वाली बात है कि जब आपको पता है कि दुनिया में 100% आपके मरीनर्स नहीं हैं, 100% तो आपके नहीं हैं, लेकिन बैक टू बैक 3 दिन घटना होती है, तीनों दिन आप ही के मरीनर्स हैं। नहीं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड। देखिए एक चीज जिसमें बात घूम फिर के वहीं आखिर में आती है कि आपके पास लाठी है तो भैंस आपकी है, समझे आप? बात घूम फिर के यही आती है। आज चाइना चीन को अगर एक बार अमेरिका धमकी देता है तो चीन पलट के कह देता ठीक है हम सेमीकंडक्टर का वो नहीं करेंगे, हम आपसे सोयाबीन नहीं लेंगे, हम आपको क्रिटिकल मिनरल्स नहीं देंगे। यूएस आ जाता है लाइन पे। हमें उस स्थिति पर पहुंचना होगा कि जहां कोई हमारे खिलाफ अगर कुछ करे तो उसको हम वो 4 बार सोचे वो करने से पहले। दूसरी चीज़ है, हमने देखा, मैंने अपने 33 साल के डिप्लोमेटिक कैरियर में देखा कि एक अमेरिकन कहीं भी अगर जेल में होता है, चाहे वो किसी ओरिजिन का हो, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन को भी मैंने देखा है, कहीं जेल में होता सबसे पहले एम्बेसी उनकी दौड़ती कि हम इसको छुड़ाएंगे।
अरे सर, वो पन्नू का मामला हुआ ना कि भारत का ही एक अपराधी वहां जाकर वहां की नागरिकता लेता है, आरोप लगता है कि भारत उसको मरवाना चाहता है, उसके लिए अमेरिका भारत से संबंध खराब करता है। यस, क्योंकि यूएस सिटीजन है वो, यूएस सिटीजन है कि भाई हमारा सिटीजनशिप उनके है। लिए अपने सिटीजन। और मैं आपको ये बताऊं, आज के ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ स्थिति बड़ी ख़राब है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ 30 साल 40 साल पहले स्थिति ज़्यादा खराब थी। ठीक है, स्थिति ज़्यादा खराब इसलिए थी कि कहीं भी अगर हिंदुस्तानी आता था, एम्बेसी के कांटेक्ट में आने से बचता था। मेंटलिटी यही थी कि वो कुछ चंदा मांगेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ फेवर मांगेंगे। अब अच्छा, एम्बेसी की भी ये मेंटलिटी होती थी जब हमने सर्विस शुरू की थी कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो अनटचेबल है, दूर दूर रहो प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट लोगों से हो रहो। तो क्या होता था कि कुछ लोग एम्बेसी में भी जो थानेदारी करना चाहते थे, यहाँ नहीं मिल पाई थानेदारी, तो वहाँ लिमिटेड इंडियंस के ऊपर थानेदारी करते थे। तो ये सब चीज़, मैं यहाँ एक चीज आप ही की बात में ऐड करना चाहूँगा, आप खत्म कर जी, लीजिए तो सर। ये चीज़ें होती थी ना कि वो टच नहीं था। अनफॉर्चुनेटली मैंने भी एम्बेसी में काम किया, वो टच नहीं था एम्बेसी ऑफिशियल्स में कि हमारे लोग हैं ये, और ये एनआरआई हैं या पीओआई हैं, पीआईओ हैं, ये हमारे लोग हैं, इन द लास्ट ये हमारे काम आते हैं। अब वो चीज़ जब से ये प्रवासी भारतीयों का वो हुआ, तब से लोगों ने समझना शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी और लोगों ने भी वो करना शुरू किया है। नहीं तो पहले स्थिति ये थी कि हम कहते थे कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करा लो एम्बेसी में, ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो हम आपके रेस्क्यू के लिए आ सकें, कम से कम कंसुलर एक्सेस हम कर सकें। लोग वो नहीं कराते थे और हमें पता लगता था जब वो जेल चले गए या, क्योंकि भय था कि यहाँ हमसे कुछ पैसा ना एक मांगे। आध चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर के इसके हिसाब से कि देखिए, मैं भी 40+ साल 46 साल से सेल कर रहा हूँ, लेकिन जो पिछले 12 साल में फ़र्क पड़ा है हमारी इमेज के बारे में, which I say all hats off to the Modi government with due credit, without prejudice, I abide by it। क्योंकि उससे पहले जब हम जाते थे यूरोपियन पोर्ट्स पे या इनफैक्ट कस्टम इमिग्रेशन जहाज पे आते थे, या हम एयरपोर्ट की इमिग्रेशन पे जाते थे, वी यूज्ड टू बी लुक डाउन अपॉन। बट आज की डेट में वो पूरा परसेप्शन चेंज हो गया है, इमेज चेंज हो गई है। दूसरी चीज़, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम फ्यू प्लेसेस दैट यस, हमारी नेवी भी एक्टिव है, जब सेटअप वालों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये होता है कि वो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट उनके क्या हैं क्या नहीं, वो कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि कुछ स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन जैसे आपने कहा कि यूएस सिटीजन को पकड़ लिया, आपने कहा पन्नू, यस, उस तरह की असर्टिवनेस चाहिए हमको। वी नीड दैट सॉर्ट ऑफ असर्टिवनेस, एंड दैट विल कम विद आवर पावर, इंटरनल पावर, इंटरनल पावर और इन power, रेजोल्यूट एंड कॉन्क्रीट डिसीजन सर। ठीक है, आपने जो बोला कि ग्लोबल पर्सोना में भारतीयों को लेकर के इमेज बदली है, यही क्या सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन बन गई कि आज जब 3 भारतीय क्रू मारे जाते हैं तो भारतीयों में इस बात का उबाल होता है कि एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हमारी इज्जत बहुत है, और एक तरफ 3 भारतीय जाते हैं तो आपकी तरफ से प्रतिक्रिया इतनी मंद आती है कि हम कड़ी मतलब निंदा करते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा। जैसे मैंने अर्ज किया था पहले कि 12-13 साल या 12 साल कुछ पहले, वी हैड नो होप्स, वी वर ऑल बाय आवरसेल्व्स। यानी मेरी वॉक ऑफ लाइफ हो, आपकी वॉक ऑफ लाइफ हो, किसी की भी वॉक ऑफ लाइफ हो, द पर्सन हु इज इंटरफेसिंग ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो, ठीक है। लेकिन आज जो इसमें मैं थोड़ा सा आपसे मत भिन्नता रखता हूं। हाँ जी। एक बहुत ही फेमस केस है आपके अधिकारियों में ही है, देवयानी का मामला, जो कि 2013 का मामला, और वो 2013 का मामला है। मतलब बजाय इसके कि हम ये कहें कि 12 साल में ही इमेज सुधरी या 12 साल के अंदर ही कुछ हुआ, हम ऐड कर सकते हैं इसमें कि भारत ने समय समय पर बहुत कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं, और ऐसी प्रतिक्रियाएं जब हमारे पास जो आज स्ट्रेचर है इकोनॉमी का, आज से 12 साल पहले नहीं था। आज इकोनॉमिकली आप बहुत स्ट्रेंथन हुए हैं, और जियोपॉलिटिक्स में आपकी वैल्यू बढ़ी है क्योंकि इकोनॉमी आपकी बड़ी होती जा रही है, लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। देवयानी वाले मामले में जब एक महिला अधिकारी को बिल्कुल स्ट्रिप करके चेक किया जाता है, तो भारत की प्रतिक्रिया में यूएस एम्बेसी की तरफ से सिक्योरिटी हटा दी जाती है। दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी हटाते हैं, और सामने तरफ से उनकी तरफ से माफीनामा भी आता है, इस बात का एक्नॉलेजमेंट होता है कि नहीं, हमने गलत किया। अरे देखिए, अभी हुआ था जब यूके में हमारे हाई कमीशन के ऊपर झंडा उंडाव किया गया, हमने यहाँ सिक्योरिटी हटवा ली थी। और ये
परेशान हो। और देखिए, और थोड़ा पीछे चलते हैं तो आपको ये मालूम होता है कि जब हमारे सामने परमाणु परीक्षण हुआ तो परमाणु परीक्षण के समय भी अमेरिका ने हमारे ऊपर तमाम सैंक्शन ला दे कि हम आप पर ये लगा देंगे, आप यहाँ नहीं माल बेच पाएंगे, यहाँ से ले नहीं पाएंगे, आपको इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाएगा, वर्ल्ड कम्युनिटी से निकाल दिया जाएगा। इंडिया ने स्टैंड लिया। मतलब ना हमारे लिए कभी अमेरिका बड़ा था, हम युद्ध करने में चाइना से नहीं कतराते, हम किसी भी मामले में सीधा सीधा सामने आके कन्फ्रंट करते हैं। बड़ा सवाल यही बार बार भारतीयों के मन में निकलता है, और वो यही कि अभी जिस तरह की आपकी प्रतिक्रिया थी ये एक्सपेक्टेड ग्राउंड पर नहीं थी। मतलब ये ऐसा है कि कल को पाकिस्तानी आतंकी आए और आतंकी आकर के मार जाएं और हम भारत की तरफ से कहें कड़ी निंदा करते हैं आतंकवाद की। सर, द एक्सपेक्टेंसी हैज रिजन। हाँ, ये बात तो हम अग्री करते हैं। आई थिंक अमंग्स थ्री ऑफ अस परफॉर्म करेंगे उतना expectation 2012 आपकी के ज्यादा बाद होगी। से, बिल्कुल सही बात। 2012 के बाद से इंडियन सिटीजन की एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। रे ऑफ होप्स हैव इंक्रीज्ड। उसी बेसिस पे आज हम एक अलग पोडियम पे आके बात करें कि नहीं यार, ये सेडाबलों के बंदों के अगेंस्ट एक्शन कुछ होना चाहिए था, कुछ असर्टिव होना चाहिए था। लेकिन यही चीज अगर 20-25 साल होती तो ना तो हमको मीडिया में पता लगता, पता भी नहीं ना ही चलता, हम और यहाँ बात भी नहीं बैठ कर के रहे इसके बारे में बात कर रहे होते सर। ठीक है, वो बात तो दबा दी जाती। ठीक है, अब हम इसको पूरी तरह कंक्लूसिव रिमार्क की तरफ लेकर चलते हैं। मैं आप लोगों से आज से 1-2 दिन पहले भी जिन सेशंस में इन सब बातों को कर रहा था, मैं फिर से दोहराता हूँ, कंक्लूसिव रिमार्क वहीं पर ही है कि भारतीयों में इस गुस्से का जो बड़ा कारण है वो यही कि जैसे हम हैं वैसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। लेकिन जब आपने आज पैनल डिस्कशन सुना तो उसमें एक कंक्लूसिव रिमार्क ये भी निकल कर आया कि शक्ति बढ़ाइए, लाठी में जितनी मजबूती होगी सामने वाला उतना सम्मान करेगा। चाइना का उदाहरण इसमें बहुत ही जीवंत है कि आज वो इतना मजबूत है कि अमेरिकी सैंक्शंस के ऊपर वो खुद से खड़ा हो जाता है कि मैं माल सप्लाई रोक दूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। भारत को भी चाहिए कि इन सारी चीज़ों से ऊपर हमारी प्रतिक्रियाएं चलती रहेंगी। आज मजबूरियां हैं कि प्रतिक्रिया आपकी सीमित है, फिर चाहे आप में से राजनीतिक कारण तलाशे जाएं कि भाई प्रधानमंत्री की कोई मजबूरी रही होगी, या देश के स्तर पर अगर आप संभालें कि यार हो सकता है कि भारत को इस समय साध के चलना बड़ा चैलेंज हो रखा है कि किसको साधें, कितनी सप्लाई मेंटेन करें, कहाँ से तेल आ रहा है, किस तरह से चीज़ों को मेंटेन करें। तमाम चुनौतियाँ हो सकती हैं, लेकिन इन चुनौतियों का सामना भारत जितना मजबूती से ऊपर उठेगा, और वो केवल चर्चाओं से नहीं होगा, आप सबको भी उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। अपने स्तर पर आप किस तरह भारत को मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं, करिए। भारत बातों से नहीं काम से आगे बढ़ेगा और उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।